वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपका यूनिट नंबर 17 डिस्कस करना है हमने आज। और ये चैप्टर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आगे आने वाले सारे चैप्टर में से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपके पेपर में क्वेश्चन लाजमी तौर पे आने ही आने। अब कितने क्वेश्चन आने हैं ये एक अलग डिस्कशन है। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो मैं क्लियर कट कंफर्म हूँ कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह और एक एमसीक्यूज आपका आना है, या मे भी दो एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन वो अलग से हमारी डिस्कशन है। ये टॉपिक बच्चों को प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लमेटिक लगता है, उनको लगता है कि ये टॉपिक जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन ये इंतहाई आसान है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। 4 बातें हमने पढ़नी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहली कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें कैसे पता चलता है मास स्पेक्ट्रम से। दूसरा कि अगर टुकड़े दिए हुए हों, फ्रेगमेंट दिए हुए हों, तो उसमें से हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है। फिर M+P कोई होती है वो देखेंगे, उससे फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कैसे निकाल सकते हैं, और ब्रोमीन और क्लोरीन की प्रेजेंस कैसे निकाल सकते हैं। ये मैं बता दूं कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि जो पेपर में आने ही आने, या दोनों आ जाएंगे इंशाल्लाह, या फिर एक आएगा उनमें से। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा बेटा, इस तरह का ना कोई स्पेक्ट्रम होता है, हमें ये पता है। कहां से पता है जी? हमने फर्स्ट ईयर में मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक पढ़ा था, उसको मैं जरा सा रिवाइज कराता हूँ। हमने कहा एक मैथ लेते हैं, उसको हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करके उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, लेजर लाइट की, वो सारी हमें पता है। उसको तोड़ के हम पॉजिटिव आइंस में तब्दील करते हैं। पॉजिटिव आइन को हम एक्सेलरेट करते हैं पूरे सिस्टम में से, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजार के, और आइंस जो है वो गिरते हैं डिटेक्टर पे। फिर इस तरह की कोई तस्वीर हमारे पास आती है, स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है। इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इस स्पेक्ट्रम की जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस, या फिर आप कह लें कि इंटेंसिटी होती है। अबंडेंस या क्या होती है? इंटेंसिटी होती है कि कितनी परसेंटेज आपके पास एक, फॉर एग्जांपल में 2 या 3 बॉल्स जो हैं छोटी छोटी, उनको मिक्स करके आपको एक बाउल दे दूं, तो आपको कहूं कि बेटा इसको गिनो, कितनी रेड बॉल्स हैं, कितनी ग्रीन बॉल्स हैं, कितनी येलो बॉल्स हैं। तो अगर आप गिने और आप बताएं सर 17 जो है ना वो क्या है, 17 येलो बॉल्स हैं, 22 जो है ना वो क्या है, ग्रीन बॉल्स हैं, और 55 जो है वो क्या है, रेड बॉल्स हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि मैं 100 बॉल्स आपको दूं और आप कहें कि सर 25% इसके अंदर येलो है, 25% इसके अंदर ग्रीन है, 50% इसके अंदर क्या है, रेड है। तो वही जो हमारा सैंपल था, उसमें जो कंपाउंड है उसमें 19.90% या 19.90, पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, 19.90% जो है वो क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा एटम है जिसका मास क्या है, 10 है। अच्छा, ये बोरोन का जो है ना वो क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो बोरोन का दूसरा आइसोटोप क्या होता है जी? वो होता है 11 वाला। तो 11 वाला जो आइसोटोप है उसका क्या है, 80.10% उसकी परसेंटेज है। सो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गिवन सैंपल ऑफ बोरोन में 19.9% जो है वो क्या है, बोरोन 10 है। ठीक है, जो बोरोन है हमारे पास वो क्या है बेटा, 10। मैस हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जो बोरोन 11 है वो क्या है, 80.10%। ठीक हो गया। एक चीज जो आपको शायद याद हो, अगर नहीं याद तो मैं आपको एक दफा पढ़ाता भी हूं, वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा बच्चों, अगर किसी को नहीं समझ आई, दोबारा मैं एक दफा बता दूं कि ये 11 और 10 कैसे आया। क्योंकि जो मास होता है ना, वो होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के बदलने की वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से बोरोन के बनते हैं आइसोटोप्स। क्या बनते हैं? आइसोटोप्स बनते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो, लेकिन वो उनका मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो। ठीक है, तो बोरोन, और जो बोरोन है वो क्या है, ये
एक बोरोन 10 है और दूसरा एक बोरोन 11 है। अच्छा, अब अगर हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो इसी स्पेक्ट्रा से, हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? अब आपके पास 20% फॉर एग्जांपल बोरोन 10 है, 80% क्या है? बोरोन 11 है। कैलकुलेशन करते वक्त कौन सा यूज करें? तो उसके लिए आपने एक फार्मूला निकाला है, वो होता है एवरेज एटॉमिक मास का। आप क्या करते हैं, पहले मास को पहले की जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस। अब इसको मैं अगर लिखूं फार्मूले में, तो M1 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस 1 है, जो इंटेंसिटी यहां पे आपको लिखी हुई है वो, ये ब्रैकेट लगा के प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस 2। अगर 2 से ज्यादा होते बेटा तो हम क्या क्या करते? प्लस M3 करते और प्लस करते जाते जितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। अब हमारे पास है ही 2, तो इसलिए हम इसको ज्यादा आगे लेके नहीं जाएंगे, हम इसको यहां पे ही स्टॉप कर देंगे। डिवाइडेड बाय क्या है जी? डिवाइडेड बाय 100 है। डिवाइडेड बाय क्या है? 100। तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास आ गया एवरेज एटॉमिक मास। इसको एम भी लिखते होते हैं, वैसे भी एवरेज एटॉमिक मास लिखते होते हैं। और यूनिट बेटा इसकी क्या है? यूनिट है इसकी AMU, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। सो अब इस फार्मूले को अगर देखें तो बोरोन मास 1 क्या है? इसका मास 1 इसका 10 है। अक्सर लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं, हायर की तरफ जाते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता, तो मैं प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 10। तो हमने पहले क्या क्या किया? फार्मूले में 10 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है हमारे पास? M1 है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज सेकंड की, तो ये आपके पास क्या आ गया? A1। फिर ये क्या है बेटा? M2, ये क्या आ गया? A2 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। सो अल्टीमेटली क्या हो गया आपके पास? 10.8 AMU आपके पास मैस आ गया। ये वो मैस है जो एवरेज एटॉमिक मैस है, और ये मैस आप कैलकुलेशन में यूज करते हो। ठीक है, कोई भी बोरॉन की कैलकुलेशन करनी होती है ना, आप 1011 यूज नहीं करते, आप यूज करते हो 10.80। ठीक है, इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सैंपल में बोरोन हो तो उसकी पीक कहां पे आएगी? उसकी पीक 10 और 11 के एतबार से कहीं भी आएगी, एक छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल अगर बोरोन के साथ में कोई ग्रुप लगाता हूं, यहां पे मैं लगाता हूं CH3BH2। ठीक है सर, ये क्या कर दिया आपने? देखो मैंने ये किया, बल्कि इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। BH3 कर देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? BH3 कर देता हूँ, क्योंकि बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है ना हमारे पास। किसको याद है? बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। तो हमने जो बोरोन है इसके BH3 लिख दिया। अब BH3 में क्या हुआ? हाइड्रोजन कितने आ गए? 3। अब हाइड्रोजन में जो अबंडेंस सबसे ज्यादा है ना, वो पहले वाले हाइड्रोजन की है। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंस H1 की है, तो दूसरी पीक्स आएंगी, इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोरोन में क्या है? बोरोन में एटॉमिक नंबर है बोरोन का 10, प्लस ये कितने बेटा? 3, तो ये हो गया 13। अच्छा, बोरोन का दूसरा एटॉमिक मैस, बोरोन का जो मैस है वो क्या है बेटा? 10। हाइड्रोजन का मैस कितना है? 3, हो गया 13। दूसरे का मैस है 11, इसका मैस हमने किया 3, हो गया 14। अच्छा, अब इसका मैस 1 नहीं होता बल्कि 1.008 होता है, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए ना इसको आसान किया हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो BH3 का मैस कहां पे आएगा बेटा? हाँ, सही समझ गया। ओवरऑल BH3 पूरे मॉलिक्यूल का जो मैस आएगा वो यहां पे पीक आएगी 13 ऐसे और 14 ऐसे। समझ गए? तो अब ये जो BH3 है और ये BH3 है, एक BH11 के एतबार से है, एक BH10 के एतबार से है। सही है? सो अभी तक आपने ये चीज अंडरस्टैंड की
कि बोरोन का मैस 10 था, वो किसी के साथ जुड़ा तो 13 मैस हो गया। तो अब वो 13 मैस जो है वो क्या है, वो मैस अपीयर हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू बोरोन 10, और ये क्या है, ये 3 हाइड्रोजन है, बोरोन और ये 3 हाइड्रोजन का। परेशान नहीं होना, आगे जाके मैंने बताना है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट असेसमेंट, बच्चे इसको खुद से करना है, सही तरीके से करना है, बहुत आसान है। आप कोई भी एग्जांपल आएगी आप ऐसे ऐसे कर लेंगे। कैसे, देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास कितने हैं, 5, निकाल लेते हैं। तो क्या करना है बेटा, M1 कौन सा है, 990 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय A2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाय A3 प्लस M4 मल्टीप्लाई बाय A4 प्लस M5 मल्टीप्लाई बाय A5 डिवाइडेड बाय 100, बस वैल्यू पुट करनी है, उसमें कोई इशू नहीं है। M1 क्या है 90 और A1 क्या है 50, यहां M1 M2 91, तो इसी से निकाल लेना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब आते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो टॉपिक तो हमने पहले पढ़ा हुआ था। अब इसमें क्या है, कहते हैं फर्स्ट थिंग टू डू इज टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर आयन पीक। छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम आते हैं बेटा लेट्स से इस स्पेक्ट्रम पे आते हैं। देखो मैं समझा रहा हूं, उधर लेके जाऊंगा, परेशान नहीं होना। हमें उस टॉपिक में दो चीजें समझनी है, एक मॉलिक्यूलर आयन पीक के मॉलिक्यूलर जो आयन होता है उसकी पीक क्या होती है, और एक बेस पीक क्या होती है। मैं इस पे लेके आता हूं आपको, पहले स्पेक्ट्रम को देख लें। इस तरह का आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो भी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से गुजरा हुआ होता है, उसके बेचारे का दिल टूट चुका होता है, और जिसका दिल टूटा होता है उसके बेचारे टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो अब पेंटेन का क्या हुआ है, पेंटेन ने उसके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, 5 नंबर ऑफ कार्बन कितने पेंटेन के पास, 5। तो कार्बन का मैस कितना है, कार्बन का मैस है जी 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, बल्कि इसको प्लस प्लस करेंगे हम। प्लस हाइड्रोजन कितने बेटा, यहां पे 3 3 6 और 6 12, इसका मतलब 12 हाइड्रोजन है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, या 1.008 के साथ भी कर सकते हैं आप। तो आपके पास जो है ना अल्टीमेटली क्या आएगा, 12 इंटू 5 60 होता है, और ये क्या होता है 12, तो आएगा 72। अब कार्बन भाई साहब के पास जो है ना वो एक आइसोटोप भी होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। इनकी जो परसेंटेज है वो कम होती है, कार्बन 12 वाली की परसेंटेज ज्यादा होती है, लेकिन ये छोटी छोटी पीक्स की सूरत में ये अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के मेजर पीक जो है वो क्या है, कार्बन 12 की वजह से आएगी, इसलिए हमने यहां पे 12 कैलकुलेशन लिखा हुआ है। तो बेटा इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मैस बना है वो क्या है, वो है 72। सर मॉलिक्यूलर मैस करना नहीं आता, चलो करते हैं। कार्बन कितने, 5, हाइड्रोजन कितने, 12, ये तो गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, जितने नंबर ऑफ कार्बन है ना 5 5, उसको मल्टीप्लाई करना है कार्बन के मैस के साथ। किस मैस के साथ, वैसे तो मोस्ट अबंडेंट मैस के साथ साथ ही करते होते हैं, आप किसी के साथ भी कर लो, वो पीक यहां पे शो होगी। तो हम 12 के साथ करेंगे, ये ज्यादा अबंडेंट है, प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा ये 1.008 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम आइसोटोप का मैस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन भी आसान होगी और हमें मसला भी नहीं होगा। तो ये आ गया 60 प्लस 12, तो ये आ गया 72। सो अब बेटा 72 पे जो पीक आएगी वो किसकी होगी, वो इस पूरे मॉलिक्यूल की होगी। जो मॉलिक्यूल की पीक होगी वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी, बस बात खत्म। जो मॉलिक्यूल की पीक होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि कट आयन आते हैं, ठीक है, या कटाइन जिसको आप कहते हैं। सो वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं
इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम कहते हैं उसको M+1 पीक जो है वो होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक। सही हो गया। अब यहां मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है? 72 यानी 72 वाली। क्लियर कट। अब फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में कोई आइसोटोप है, इस सिस्टम में क्या है? कोई आइसोटोप है, और वो आइसोटोप की वजह से भी कोई और पीक आती है, तो वो फिर हम देखेंगे वो कैसे आती है। तो पहली बात आपको समझ आ गई कि देयर इज सम मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब वो क्या होती है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो आपने देखनी है किसी भी स्पेक्ट्रा के अंदर, वो क्या करना है? मॉलिक्यूलर आयन पीक देखनी है। सेकंड थिंग, मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है? ऐसी पीक, इसकी डेफिनेशन यहां शुरू होती है। मॉलिक्यूलर आयन पीक इज द पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम that represents the molecular ion. M plus peak. The molecular ion peak is the point with the largest mass to charge ratio after excluding any peaks caused by presence of heavier isotope. ये heavier isotope का concept में पढ़ाऊंगा आपको। क्लोरीन 30-35 होता है, ब्रोमीन 80-81 होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइट चेंज आता है, लेकिन वो कोई मसला नहीं। मोस्ट प्रोमिनेंट सबसे आखिर में जो पीक होगी, जो बड़ी होगी, वो आपके पास क्या होगी? M+1 हो, M प्लस पीक होगी। छोटी छोटी पीक उसके साथ भी होंगी। ब्रोमीन के केस में 2 इक्वल होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मास वाली जो पीक है उसकी तरफ हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलर आयन पीक हो सकती है, या फिर M के अंदर +1 या M के अंदर +2 हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा है बेस पीक। क्या है? बेस पीक। ये जो बेस पीक होती है, ये उस आयन की होती है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल आयन पीक जो होती है, हो सकता है टुकड़ा किया आपने तो एक बड़ा टुकड़ा बना, टुकड़ा ज्यादा मिकदार में बन गया। जो ज्यादा मिकदार में बनता है उसको कहते हैं मोस्ट अबंडेंट आयन, और उसकी परसेंटेज कितनी होती है? उसकी परसेंटेज होती है 100%। तो यहां पे अगर रिलेटिव इंटेंसिटी की बात करें तो बेटा इसकी जो 100% परसेंटेज है वो इस C3H7 वाले की है। सर ये कैसे होता है, ये टूटता कैसे है? सब्र करें, मैं बताऊंगा, मैं सारा कुछ बताऊंगा। ये टूटता कैसे है, कैसे दिल तोड़ते हैं, कैसे कैसे उसको रिएक्ट करवाते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। सो बेस पीक हो गया। बेस पीक वो पीक जो क्या हो? 100% अबंडेंस हो, उसकी सबसे ज्यादा हाइट पे हो, मोस्ट अबंडेंट पीक हो। मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी होती है? वो पीक जिसके अंदर क्या हो? सबसे हाईएस्ट मैस वाली पीक हो। ये 2 चीजें नहीं भूलनी। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अब कार्बन 13 जो है ना, वो भी थोड़ा सा कहता है यार मेरा भी मैस है ना, थोड़ा सा 1% है, थोड़ा सा बढ़ा दो। तो उस 1% की वजह से सम टाइम M+1 पीक कभी कभी आ रही होती है, लेकिन इतनी पीक नहीं आती, वो स्मॉल पीक होती है। ऐसे हमें फर्क भी नहीं पड़ता। तो अगर वो ज्यादा अबंडेंस होती तो वो फिर 5 कार्बन की +5 भी हो सकती थी, लेकिन हमारे लिए आसानी नहीं होनी होती। सो ये जो सारी बातें लिखी हुई नहीं यहाँ पे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 आगे जाके। अब यहां पे आते हैं इथीन के चक्कर में। अब इथीन का अगर देखें बेटा, इथीन में कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन का मैस कितना है? 12। इसका मैस कितना है? 12। इनका मैस हम लेते हैं 1 1 1 और 1। तो 12 जमा 12 24, 24 जमा 4 क्या हो गए? 24 जमा 4 क्या हो गया भाई? हमारे पास 28, 28। तो 28 वाली जो पीक होगी वो क्या होगी? मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। 20 वाली क्या होगी? 28 वाली, 28 वाली क्या होगी? मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। सो हमने क्या कहा जी कि 24 + 4 = 28, जो इसका मॉलिक्यूलर का मैस है विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स, ये जो पीक होगी ये क्या होगी? मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। तो अच्छा, हमने देखा जी कि सबसे आखिर में जो पीक आ रही है वो ये वाली पीक आ रही है। हाँ, अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? वेयर इज द बेस पीक? हियर द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज आल्सो द बेस पीक, क्योंकि 100% कौन सी अबंडेंस किसकी है? इसी पीक की 100% अबंडेंस है। तो ये लाजमी नहीं है कि बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक अलग अलग हों, दोनों एक भी हो सकती हैं। बेस पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक हर दफा नहीं होती। बेस पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक तब होती है जब इन दोनों की जो
अकरेंस है, यानी कि सबसे आखिर हाईएस्ट मास वाली पीक जो है वो जो आपके मास जो आपके मॉलिक्यूल से कोरस्पॉन्ड कर रही हो वो वाली, प्लस उसकी अबंडेंस भी 100% हो। तो ये हमारे पास जो पीक है ये बेटा ये क्या है, ये है 100% अबंडेंस वाली, तो ये बेस आयन पीक भी है और ये मॉलिक्यूलर आयन पीक भी है। सही हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या है, एक हाइड्रोजन साहब यहां से निकल गए, मैं जा रहा हूं छोड़ के। अब एक हाइड्रोजन यहां से छोड़ के चला गया, तो ये जो पीक आएगी पीछे वो क्या आएगी, 27 वाली पीक आएगी। दो हाइड्रोजन छोड़ के मैं जा रहा हूं छोड़ के, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो ये 26 पे पीक आएगी। फिर एक और हाइड्रोजन छुड़वा दो, जो 25 पे पीक आएगी। एक और हाइड्रोजन छुड़वा दो तो क्या होगा, 24 पे पीक आएगी। यानी कि आपने क्या करना है, आपने एक कागज का बंदा बंदा बनाना है, ठीक है। आपने एक कागज का छोटा सा बंदा बनाना है। इसकी पहले बाजू तोड़ दें। अब आपने बाजू तोड़ी, इसकी जो बंदा रह गया, अब उसका मैस बाजू की वजह से था, वो बाजू कटी तो मैस कम हो गया, दूसरी बाजू तोड़ दें। अब ये दो ऐसा बंदा इसके दोनों बाजू नहीं है, लेकिन क्या है कि ये इसका मैस है, टांग तोड़ दें इसकी, दूसरी टांग तोड़ दें। अब ये बंदा तो है लेकिन इसके ना बाजू है ना टांग है, अब पेट काट दें उसका, 200 में कर दें। तो ये वहां मॉलिक्यूल के साथ लिटरली कर रहे होते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में यही हो रहा होता है, बेचारे का काट काट के ना उसको हम पीक लेके आ रहे होते हैं, और ये हम नहीं लेके आ रहे होते, हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का हमला करते हैं, तो इसको इस तरह का बेचारे के साथ होता है। अब देखो एक और चीज है कि हम यहां सेंटर से ब्रेक करें इसको, तो CH2 ये वाली और CH2 ये वाली पीक आएंगी। तो CH2 की पीक क्या क्या होगी, 14 पे होती है, 12 जमा 2 14 पे। फिर अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो इसमें आती है, अकेला कार्बन हो जाए 12 पे आएगा, दो हाइड्रोजन हो जाए तो वो 2 पे आएंगे। ये सिंपल सा मॉलिक्यूल था, ये क्या था, सिंपल मॉलिक्यूल था। आपने इस मॉलिक्यूल की टांगे तोड़ी, इस मॉलिक्यूल के बाजू तोड़े, जो जो मैस बना वो सारा आपने यहां पे लिख दिया। इस मॉलिक्यूल में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि मॉलिक्यूलर आयन पीक इज इक्वल टू द बेस आयन पीक। नेक्स्ट चलते हैं जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। अब मॉलिक्यूल को देखें, हमने क्या कहा था, इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि बेस आयन पीक है कार्बन 3 वाली, ये वाली पीक जो है क्या है, बेस आयन पीक है, और ये जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है। अब सर ये बताएं, ये बेस आयन पीक ऐसी स्टेबल क्यों है, ये इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक स्टेबल क्यों नहीं है, बताता हूं जी भाई। ये आ गया हमारे पास इसके टूटने का, पेंटेन का दिल कैसे टूटता है वो हमारे पास आ गया सिस्टम। यहां पे ना दो बातें आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और रेडिकल को हम पूरा पूरा लिखते हैं। मतलब अगर हम ये लिखें ना बेटा, ये ऐसे लिखें प्लस, तो ये होगा कैटाइन या कैटाइन होगा, ये होगा कैटाइन, ये हो गया एनाइन। अब एनाइन तो बनते नहीं है इसलिए हम एनाइन को जिक्र भी नहीं करते। ये हो गया जी फ्री रेडिकल। अब ये बात तो हमें क्लियर होगी। दूसरी बात, होता क्या है, होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जाके नॉक करके एक इलेक्ट्रॉन ले आता है, तो रिजल्टेंटली जो कैटाइन बनता है वो कुछ इस तरह का कैटाइन बनता है, पॉजिटिव और रेडिकल। तो इसको हम कहते हैं कैटाइनिक रेडिकल। तो एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया कहीं से भी, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पे बाहर आए, इसमें नॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो सिस्टम आया है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव रेडिकल आया, कैट आयोनिक रेडिकल आया। अब इस कैटायनिक रेडिकल ने मॉलिक्यूल में घूमना है, ये कहता है एक काम करता हूं कि मैं सबके ऊपर की बजाय इधर आ जाता हूं। जब ये इधर आता है तो इसके ब्रेक होने के दो चांस हैं, या तो CH3 के ऊपर रेडिकल जाए या इसके ऊपर पॉजिटिव जाए, पहली ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, या इसके ऊपर पॉजिटिव जाए या इसके ऊपर रेडिकल जाए,
ठीक है, यहां पे हमने एक ही केस को डिस्कस किया है कि CH3 पॉजिटिव वाले को। अच्छा बच्चे, अगर दूसरा केस हो तो क्या हो? दूसरा केस हो तब ये होगा कि CH3 की जो पीक है वो आपके पास दूसरा स्नेजो में CH3 पॉजिटिव आएगा। आपको लगता है कि ये रेडिकल डिटेक्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव आगे जाएगा, रेडिकल नहीं जाएगा आगे, नेगेटिव नहीं आगे जाएगा, तो ये इधर पड़ा रहेगा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये आगे चला जाएगा। नेक्स्ट, जब ये वाला मॉलिक्यूल है, अगर इसकी बात करें तो ये वाला मॉलिक्यूल, अच्छा जब ये दूसरे पैटर्न में ब्रेक होगा, मैंने आपको वो बताया नहीं, रेडिकल और CH3 पॉजिटिव बनेगा, तो इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में आपका CH3 आगे जाएगा। तो होता यह है कि CH3 की पीक भी शो हो रही होती है और इस पूरे रेडिकल की पीक भी शो हो रही होती है, क्योंकि पैटर्न टूटने का जो है ना वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब अगर CH3 की पीक नहीं शो हो रही, अगर CH3 की पीक नहीं शो हो रही, तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी परसेंटेज जो है वो क्या है? कम है। तो CH3 की पीक कहां शो होनी चाहिए? 12 + 3 15 पे। तो 15 पे यहां पे लिखा तो हुआ है, लेकिन यहां पीक जो है ना उसकी हाइट क्या है? वेरी स्मॉल पीक है। इसका मतलब मोस्ट लाइकली जो पैटर्न हमने सेकंड डिस्कस किया है, ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, पहले वाला पैटर्न ही फॉलो हुआ है। ठीक है छोटू सी, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, हम इसको फिर कंसिडर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, ये इस इधर आने की बजाय ये पैटर्न इधर आ जाता है, तो इधर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इधर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो चांस हैं, एक ए और एक क्या है? बी। बी में क्या है कि पॉजिटिव इधर आए, रेडिकल इधर आए, और ए में क्या है कि पॉजिटिव उधर जाए और रेडिकल इधर आए। तो पहले वाले केस में क्या होगा? ये वाला डिटेक्ट होगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा? ये वाला डिटेक्ट होगा। अच्छा, अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाई दिस रेडिकल इज स्टेबल? जो 43 पे है, इसका यहां पे C3H7 जो है ये हाईएस्ट हाईली स्टेबल क्यों है? ये हाईली स्टेबल होने की एक वजह ये भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल वजह, कि इसमें क्या हो बेटा? इसमें रीअरेंजमेंट हो। क्या हो? इसमें रीअरेंजमेंट हो। ये जो आइन है ये अपना हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर करे, जिसको हाइड्राइड कहते हैं हम, इस सिचुएशन में आ जाए। तो बेटा ये आयन कौन सा बना है? ये बना है सेकेंडरी कार्बोकटायन, और ये कौन सा था? ये था प्राइमरी कार्बोकटायन। तो ये जब कटायन यहां पे आया है तो ये मोस्ट स्टेबल है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनने के चांस की वजह से इसकी परसेंटेज हाई हो गई है। ठीक है, सो हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक क्या था कि भाई हमारे पास एक कटायनिक रेडिकल आया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और डॉट, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा बना कार्बन 4 वाला, एक टुकड़ा बना कार्बन 3 वाला, एक टुकड़ा बना कार्बन जो है वो 2 वाला। तो 3 वाला जो था वो स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि उसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने की वजह से वो एक सेकेंडरी कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, आपके समझने के लिए ये इसको याद रख सकते हैं। सर ये तो 4 वाले में भी हो सकता है, लेकिन 4 वाले में ज्यादा उसके घूमने के चांस हैं, क्योंकि 4 वाले में उधर उधर ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूलर, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है, वो फिर आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो बजाय इसके, क्योंकि 4 वाला है भी बड़ा, तो उसके ब्रेक होने के चांस भी क्या है? ज्यादा है। ये यहां से ब्रेक हो भी सकते हैं। ठीक है, सो अब हम पैटर्न पे आते हैं इस पे। तो बेटा यहाँ पे जो पीक्स का बहुत ज्यादा पीक्स है ना, उसको जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहली पीक आई 72 पे, अंडरस्टूड था मॉलिक्यूलर मास है। दूसरी पीक आई C4H9 पे, हमें पता था। तीसरी पीक आई C4H7 पे। C4H9 की पीक जो है ना वो ये वाली है ना, कि यहाँ पे कितने हैं जी? 2 + 2 + 2 6, और यहाँ पे क्या है? 3, तो ये C4H9 की पीक आपके पास आ गई। इसमें से भी 2 हाइड्रोजन निकाल लें तो आपके पास पीक आती है किसकी? C4H7 की। ये लेस लाइक पीक है क्योंकि छोटी है, यहां पे 1 भी निकला हुआ है। यह C3H7 है, इसमें से एक निकालें 42 बन जाएगा, 41 बन जाएगा, तो ये कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ता। ये C3H3 है, एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएं तो वो छोटा छोटा होते होते एक स्टेज पे आके खत्म हो जाएगा।
फिर यहाँ पे C2H5 है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, C2H5 जो है ना वो आपके पास ये होता है C3CH2 रेडिक पॉजिटिव, ठीक है। C2H3 है, 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल दें, फिर इसके बाद छोटी सी स्पीड हमारे पास मिथाइल के भी आ जाते हैं। सो अल्टीमेटली एन पेंटेन में जितना भी हमने स्टडी किया है ना, वो ऐसे किया है कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो है वो कैसे बनते हैं बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। ताकि बुक में भी सेम लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मास मॉलिक्यूल बाय फ्रेगमेंटेशन, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड होती है, वीक बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इतने जल्दी नहीं टूटते, उसकी स्ट्रेंथ की बहुत सारी वजह हो सकती है। हमने एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लिया। दूसरा हमने कहा कि एन पेंटेन की जो स्पेक्ट्रम है उसमें मिथाइल कैटाइन जो है वो आपके पास आता है 14-15 पे, फिर इथाइल कैटाइन आता है, प्रोपाइल कैटाइन आता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है वैसे वैसे उसके दिल के टुकड़े बन रहे हैं। सो आगे सारी डिस्कशन यही है कि 72 पे मैस था, 72 वाला मैस को हमने मॉलिक्यूलर आयन पीक कहा, और फिर उसके बाद 15 वाला मैस आपके पास आया, फिर उसके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आए, फिर जो है वो आपके पास फंक्शन ग्रुप हो, अगर अल्कोहल हो या कुछ और ग्रुप हो उसके अकॉर्डिंग भी पीक भी चेंज होती रहती है, ठीक है। और M-17 पीक जो है वो आपके पास ये इंडिकेट करती है कि आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर आयन है इसमें OH ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अब यहां पे ना डिस्कशन क्लोज करने से पहले एक मैं आपको बता दूं, लेट्स से हम ब्यूटेन ले लेते हैं, लेट्स से हम हेक्सेन ले लेते हैं। बट इनको जरा तोड़ के दिखाएं, देखो इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा। ये पहला पैटर्न है, क्या है, फर्स्ट पैटर्न। तो फर्स्ट पैटर्न में क्या आएगा, ओह सॉरी, फर्स्ट पैटर्न में क्या आएगा, CH3 बनेगा, कामा C3H7 बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको तोड़े ना तो ये सारा वाला एक पैटर्न बनेगा। दूसरे पैटर्न में हम सेंटर से ब्रेक करें तो क्या क्या बनेगा बेटा, CH3 C2H5 बनेगा, और इसके दो रेडिकल बनेंगे, क्योंकि ये एक ये वाला पोर्शन पूरा और एक ये वाला पोर्शन, और तीसरा पैटर्न कोई है नहीं, क्योंकि उधर से जाके ब्रेक करेंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो ये दो आपके पास पीक्स होंगी, वो क्या होंगी, स्टेबल होंगी। इसमें ज्यादा पीक बनने के चांस ये हैं, तो मे बी मॉलिक्यूलर आयन पीक ये हो, क्यों, क्योंकि एक के ब्रेक होने से दो बन रहे हैं। फिर क्या होगा जी, फिर जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसमें से दो हाइड्रोजन निकालें, एक हाइड्रोजन निकालें, फिर एक और हाइड्रोजन निकालें, तो इसके छोटे छोटे पीक्स आ जाएंगे। CH3 में से ऐसे निकालने का फायदा नहीं है, 14-15 पे पीक आती है। इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकालें, दो हाइड्रोजन निकालें, बन गया। तो ये बाकी जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है। अच्छा, इसमें देखें CH3 की एक पीक आएगी, CH3 CH2 की एक पीक आएगी, एक पीक आ जाएगी CH3 CH2 के। बाकी CH3 जब बनेगा तो उसके अलावा बाकी सारे पैटर्न बनेंगे, इसके अलावा बाकी पैटर्न बनेगा, इसके अलावा ये दोनों पैटर्न बनेंगे, सिंपल। तो क्या करना है आपने, टुकड़े करने हैं, जैसे मैंने बंदे के टुकड़े करे स्टार्ट में, वही करना है आपने। सो नाउ डिडक्शन ऑफ कार्बन नंबर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट करते हैं। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कार्बन 17 सॉरी 17 कह रहा हूं, कार्बन 13 जो है उसकी वजह से एक +1 पीक आती है कभी कभी, तो इसलिए हम +1 पीक को हम कंसिडर करते हैं। सो इतनी परसेंटेज नहीं होती है इतनी, तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को फाइंड आउट करने के लिए 100 यानी परसेंटेज है 100 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ M+1 पीक। M+1 पीक कहाँ होती है, ये जो छोटी सी पीक है ना, ये छोटी सी पीक है, यहाँ देखो छोटी सी हाइट पे आपको कुछ दिख रहा होगा, जाहिर तौर पे दिख नहीं रहा कि कुछ हाइट है, ठीक है ना, लेकिन लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से ये क्या है, आपको
हो सकता है 1% हो, 2% हो। ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है ना, m+1 पीक, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, डिवाइडेड बाय 1.1 करके मॉलिक्यूलर आयन पीक मल्टीप्लाई कर देनी है। जो भी रिजल्ट आएगा उतने नंबर ऑफ कार्बन आपके पास होंगे। फार्मूला देखते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ m+1 पीक डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ m प्लस पीक। यहां मैं आपको बता देता हूं, आपके इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आने ही आने। एक ये वाला जो एग्जांपल है, इस तरह का क्वेश्चन, और दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रोमीन और क्लोरीन के प्रेजेंस का। एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन पक्के टिके। Determine the molecular formula of a molecule within a molecular ion peak of relative abundance. Abundance उसने आपको बता दी 27.32% है molecular ion की। m+1 पीक की abundance कितनी है 2.1। तो ये 2 बातें तो हमें चाहिए यहां पुट करने के लिए। तो आपने नंबर ऑफ कार्बन पुट किया 100 मल्टीप्लाई बाय 2.1, जो कि आपके पास क्या थी, molecular ion peak थी, प्लस डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 27.32, ओवरऑल आपके पास 6.94 आया, जो कि ऑब्वियसली 7 हमने करना है। क्लियर? नेक्स्ट। सो अब हमने क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन देखना है। क्या क्लोरीन प्रेजेंट है या ब्रोमीन प्रेजेंट है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने स्टार्ट में बोरोन को इसलिए पढ़ा दिया था BH3 ताकि यहां पे आके आपको मसला ना बने। अगर वहां मसला बना था, अब ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो देखो बेटा, क्लोरीन का मैस कितना होता है, मोस्ट इसके अबंडेंस जो है ना 35 और 37 इसके आइसोटोप्स होते हैं। 35 जो है ना वो होता है 75.7%, 75% ये होता है। ये बेचारा जो है ना वो 24 से 23%। अपनी आसानी के लिए हम कभी कभी कह देते हैं कि 75 और 25% होता है, लेकिन होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको बताइए इतना होता है। अब होगा क्या, ये ज्यादा मिकदार में आएगा, वो कम मिकदार में आएगा। तो अब मैस डिफरेंस कितना है 2 का। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक में m+2 पीक जो होगी वो इंडिकेट करेगी कि ये क्लोरीन प्रेजेंट है। अब वो कैसे इंडिकेट करेगी, इनकी रेशो होगी। अगर 1:3 की रेशो है, यानी कि 25:75 की रेशो है, तो आपका क्लोरीन प्रेजेंट है। आपका क्लोरीन क्या है, प्रेजेंट। अच्छा, इंटरेस्टिंग और बात कि यहां पे भी 35 पे भी क्लोरीन की समटाइम प्रेजेंस शो हो सकती है स्पेक्ट्रा में। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। क्लोरीन जो है उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है 35, क्योंकि 75% ये प्रेजेंट होता है। एडिशनल m+2 पीक आती है क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। अब इसकी मिसाल दे रहे हैं, CH3Cl, कार्बन का मास कितना है बेटा 12, इसका हाइड्रोजन का 1 वाला आइसोटोप लेंगे इसलिए 3, इसका 35 ही ऑब्वियसली 35 लेंगे हम क्योंकि आइसोटोपिक मास है। तो ये कुल मिला के कितना बन जाएगा आपके पास, 35 प्लस 3 38, 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 1 50 मास। ठीक है, तो अब ये जो पीक है ये कहां पे शो हो रही होगी, 35 के एतबार से 50 पे। और यहां देखें ये मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है यहां पे शो हो रही है 50 पे, मॉलिक्यूलर आयन पीक। अच्छा भाई, इसमें बेस पीक कौन सी है, जरा कमेंट करें, बेस पीक कौन सी है। यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गया बेटा। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक, इसके अलावा +1 में पीक आई है और +2 में पीक आई है। सर +1 में पीक क्यों आई है, क्योंकि हमने क्या कहा था, पीक होती है कार्बन 13 की वजह से। और ये m+2 में क्यों पीक आई है, m+2 में पीक इसलिए आई है क्योंकि क्लोरीन का मास होता है 37 भी होता है। तो यहां पे 37 की वजह से जो पीक आई है वो क्या आई है, m+2 आई है। अब इसकी हाइट अगर मैं करूं 1, तो ये 3 गुना बड़ी है, 1/3 है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहां पे मैं अगर नुक्ता लगाऊं, ये कोई 33 समथिंग पे होगी। ठीक है, देखा इसकी हाइट तकरीबन 33.333% पे आई है। क्यों, क्योंकि ये 100% है ना, ये क्या है 100% है मॉलिक्यूलर आयन पीक। वेरी गुड। तो ये क्या है बेटा, ये आपके पास बेस पीक ही है, बेस पीक भी है और मॉलिक्यूलर आयन पीक भी
है। तो इसकी वजह से आपका जो मैथ्स है वो m+2 आता होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट आता है ब्रोमीन का, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रोमीन एक का मैस है 79 ब्रोमो, एक का मैस है 81, तो ये भी क्या है +2 का डिफरेंस है। तो इसमें भी जो पीक आएगी वो भी क्या आएगी m+2 पीक आएगी। लेकिन इसमें परसेंटेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें परसेंटेज है 5149। परसेंटेज क्या है बेटा इसमें 50.5 और 49.5 टू बी करेक्ट अगर कहूं तो। मतलब इसकी जो m+2 पीक होगी वो क्या होगी, वो m1 पीक के m+1 पीक के, सर ये +1 में नहीं लिखता वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा ये m+1 और +2 जो ना अलग अलग है, सॉरी ये m+2 है, ठीक है, ऊपर वाला चार्ज वाला नहीं है। ये m प्लस आइन जो है ना मॉलिक्यूलर आइन +2 है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझना, कुछ बच्चे ऐसे समझ के किसको गलती करते हैं। ऊपर चार्ज नहीं है, जमा 2 हो रहा है, तो इसके अंदर जो +2 हो रहा है, अब उस +2 की वजह से इसकी जो रेशो है तकरीबन 1:1 बनती है। ऑलमोस्ट हाइट जो है वो क्या है इक्वल बनती है। तो अगर m+2 पीक हो और ऑलमोस्ट इक्वल हो तो वो ब्रोमीन है। अगर क्या हो एक 1 हो दूसरी 3 हो तो वो क्या है, वो क्लोरीन है। बस यहां तक आपको अंडरस्टैंड करना था। बाकी टुकड़े जो है ना वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़े आपके पास मिलेंगे 79 और 80 पे। अब देखो 35 पे पीक आपको यहां पे कोई नहीं मिल रही, इसका मतलब है 35 पे पीक नहीं है तो ये क्लोरीन तो हो नहीं सकता। तो m+2 पीक किसकी वजह से है, ब्रोमीन की वजह से। यहां पे अब इस मॉलिक्यूल को आपने तोड़ना है। तोड़े जी, ब्रोमीन टूट गया, ब्रोमीन आएगा यहाँ पे, ये छोटे छोटे ब्रोमीन आए हुए हैं। बाकी सी ये जो इथाइल है वो आएगा, तो ये इथाइल आ गया, ठीक है। अब यहां पे जो इथाइल है उसकी क्या है बेटा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 100% है, तो ये आपके बेस आयन पीक होगी। बाकी इसमें से टुकड़े निकालते जाएं तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कुछ चीजें समझ आ गई होंगी। देखो बेटा अभी तक आपने क्या सीखा, मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है, बेस पीक क्या होती है, m+2 पीक क्या होती है, m+1 पीक क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन कैसे निकालने हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन को डिटेक्ट कैसे करते हैं। यहां तक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताऊं, चैप्टर खत्म हो गया। एमसीक्यू है जी, विच इज नॉट द फील्ड ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए मॉलिक्यूलर मैस निकालता है ना, रिलेटिव अबंडेंस भी निकालता है, स्ट्रक्चर भी बता रहा है, तो कंसंट्रेशन नहीं बताता, तो हमने कहा जी कंसंट्रेशन जो है ना वो नहीं बताता। फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। एनएमआर से मैस कैलकुलेट नहीं कर सकते, एवरेज मैस आईआर से भी, यूवी से भी नहीं करते। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड रिड्यूस्ड बाय बेस पीक। अच्छा, बेस पीक कैन बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर आयन पीक बट नॉट ऑलवेज। ये नहीं कि हर दफा ही बेस पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक के इक्वल हो। अगर वो हो तो उस वक्त आप कह सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये बेस पीक अलग होती है और वो उससे मैस हम नहीं निकाल सकते। m+2 पीक से निकाल सकते हैं, पता होता है +2 पीक है, इसका मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है, तो उससे पहले वाली जो है ना वो है। m+1 अक्सर कार्बन की होती है, मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है, वैसे भी निकालते होते हैं। Why is m/z वैल्यू टेकन इक्वल टू मैस? हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर जी। आप तो आयन बना रहे हैं, तो हो सकता है कि 2 वाला आयन बन जाए, तो 2 वाला क्यों नहीं बनता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट प्रोबेबली जो केस होता है उसमें चार्ज आयन का क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए हम उसको +1 या +2 चार्ज भी हो तो हम अल्टीमेटली उसको 1 ही कंसिडर करते हैं। तो ये निकलता है इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। भाई इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो मैस का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन से तो है नहीं, तो इसलिए हमें ऐसे उसका चक्कर भी नहीं होता। चार्ज ऑफ आयन इज इक्वल टू +1। अच्छा, फ्रेगमेंट ऑफ इन मैस स्पेक्ट्रम आर फॉर्म्ड बाय द, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन गिराए ना आपने, हाँ, इलेक्ट्रॉन गिराए तब क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा। प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन क्यों तंग करते हो, ये तो बेचारा अच्छा भला घर बैठा हुआ है, कोई चक्कर ही नहीं इसका, ना चंगी ना मंदी। अच्छा, केमिकल रीअरेंजमेंट, हाँ, केमिकल क्या होते हैं एक दूसरे से रीअरेंज होते हैं, एटम भाग के दूसरे एटम की तरफ जाएगा, टूटेगा,
तो उसकी वजह से भी इसके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो बनते हैं। अच्छा, ब्रोमीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय M+2 पीक। M+2 पीक बड़ी प्यारी सी पीक आती है ब्रोमीन की, उसकी वजह से ये बन जाता है। सो यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर हो गया खत्म।